हेलो एवरीवन। तो अभी हमने थोड़ा सा काम कर लिया है किसका, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स क्लास 11 कौन से चैप्टर सेल। चैप्टर 1 लिखा है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैं करवा रही हूँ, अदरवाइज इट इज़ चैप्टर 7 ऑफ द बायोलॉजी बुक। सो थोड़ा सा मैंने रिटन कंटेंट लिख लिया है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। बॉटनी का चैप्टर 7 है सेल। तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, देख लीजिए। रीज़न मैंने लिखा हुआ क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सेकंड का सी पार्ट, क्योंकि ये क्लियरली एक एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं, मतलब जो लाइन हमें गिवन है एनसीईआरटी में, द न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ से भी आ जाएगा न्यू सेल्स दे जनरेट फ्रॉम द सी ऑप्शन, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थर्ड उन्होंने मैच द फॉलोइंग कहा हुआ है। सो द फर्स्ट इज क्रिस्टे क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ये बना रखा है। सो इसके अंदर ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सिस्टर्ने का सही ऑप्शन है थर्ड वाला, दैट इज डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने कि गोल्जी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, तो इसका सिस्टर्ने क्या है, गोल्जी के अंदर है, और होता क्या है, ऐसे डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं। चलिए, फिर आते हैं थाइलोकॉइड्स। देखिए यहाँ पे मैंने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया हुआ। स्ट्रोमा किसके अंदर आता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है। वैसे तो थर्ड ऑप्शन ही बच गई, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन के लिए हम देख लेते हैं कि ये जो हमने डिस्क शेप्ड, ये भी फ्लैट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और डिस्क शेप्ड ही होते हैं। ठीक है, और जो एक एक सैक है उसको हम थाइलोकॉइड्स कहते हैं। अदरवाइज जो पूरा पाइल ऑफ सैक है, वैसे आई थिंक पाइल ही कहते हैं, बट जो ग्रुप ऑफ थाइलोकॉइड्स है उसको हम कह देते हैं ग्रेना। सो इसका थाइलोकॉइड्स का बन गया फर्स्ट ऑप्शन, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा। फिर उसके बाद फोर्थ में सी ऑप्शन बनता है, क्योंकि और कोई भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। ए ऑप्शन में क्या है, सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव न्यूक्लियस। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड होता है, जैसे हम ऐसे ऐसे बनाते होते हैं ना, और उसके अंदर फिर हम यहाँ पे ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल में बनाते होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ न्यूक्लियस, इट इज़ न्यूक्लियोइड। सो ये ऑप्शन गलत होगी। बी भी गलत है, जैसे एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, आगे आती है फिफ्थ के मैंने सारी एक्सप्लेनेशन देखी है। उन्होंने कहा है कि मीजोजोम क्या होता है, व्हाट इज़ अ मीजोजोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके फंक्शंस। तो सबसे पहले मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने इसका डायग्राम बनाया है, आप देख लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ मीजोजोम। So mesosome is an infolding in cell membrane. There are 2 types of mesosome, septal mesosome and the lateral mesosome. Functions क्या आते हैं इसके, कि it helps in DNA replication with the nucleoid, और इसका specific ये septal mesosome का है, and then it helps in respiration, जो lateral mesosome का function है। फिर उसके बाद 6th में उन्होंने पूछा है कि हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बुक की क्लियर एनसीईआरटी लाइन है कि जो न्यूट्रल सोल्यूट्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू एक सेल से मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि क्या पोलर मॉलिक्यूल्स, कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो मूव अक्रॉस इन द सेम वे, मतलब क्या वो न्यूट्रल सोल्यूट्स जैसे डिफ्यूज़न करते हैं वैसे ही क्या पोलर मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूज़न कर सकते हैं। सो उसका आंसर है नो। तो फिर अगले पार्ट में उन्होंने पूछा कि तो फिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो पोलर मॉलिक्यूल्स दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ कैरियर प्रोटीन। बेसिकली दे नीड अ कैरियर प्रोटीन जो उनको एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाए। सो डिफ्यूज़न के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन में क्या है कि वी हैव टू नेम 2 सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और उनके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं, और दोनों के डायग्राम्स बताने हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दैट आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।
माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने लिखा हुआ देखिए, सबसे पहले तो अभी बताया था पहले भी कि उसके अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। ये देखिए, ये जो इनफोल्डिंग मैंने सर्कल की हुई है इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। अब इसके अंदर मैट्रिक्स भी होता है और इसके अंदर ऑक्सीजोम्स होते हैं। जैसे ये देखिए ऑक्सीजोम्स बना रखे हैं मैंने, यहाँ पे भी एक सिंगल स्ट्रक्चर भी है। और साथ में जो रेड से लिखा है, दोज आर द फंक्शंस। क्रिस्टे का फंक्शन इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया, इसके साथ ऑक्सीजोम्स होते हैं जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद एक और जो इसका करेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं। और ये थर्ड जो रेड से लिखा है वो उसका फंक्शन क्या है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके और भी फंक्शंस हैं बट इतने अभी के लिए बहुत हैं। द नेक्स्ट कम्स क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ द डिस्क शेप सेक्स, जिसको हम कह देते हैं थाइलाकॉइड्स। अब ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? ग्राना। और जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कह देते हैं स्ट्रोमा। अब जो दो ग्राना है, ये मैं बाय डायग्राम ही समझा दूंगी कि टू ग्राना दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लैमेला। ये डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। फिर इसके बाद ये इसकी एक रिएक्शन आती है कि जब H2O के साथ लाइट और क्लोरोफिल जब प्लांट पे आए, मतलब लाइट एनर्जी आती है, क्लोरोफिल तो होता ही है, तो H2O के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ATP और NADP पे। किस कहाँ होता है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन? ऐसा करते हैं, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं फिर ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन होगा। ये एक पॉइंट समझ लीजिए कि इसके अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं। अब हम डायग्राम बनाते हैं। सो हमने कहा था कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दिए थाइलाकॉइड्स। ये एक जो बनाया ना, ये थाइलाकॉइड है, और ये जो ऐसे ये चार बनाए हैं ये ग्राना है। ठीक है, सो ये ग्रानास बन गए। अब मैं जब इसको कनेक्ट करूँगी, सो ये जिससे मैंने इसको कनेक्ट किया है वो आ जाता है आपका स्ट्रोमा लैमेले, जो मैंने एक पॉइंट अभी आपको कहा था ना, मैं डायग्राम में समझाऊंगी। ये देखिए, टू ग्राना आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लैमेले। सो ये देखिए, ये क्या आ गया आपका? स्ट्रोमा लैमेले। फिर उसके बाद ये जो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, एक को हम कह देंगे थाइलाकॉइड, और जो पूरा सैक होगा उसको हम कह देंगे ग्राना। ठीक है, लेबलिंग कंप्लीट होगी। अब देखिए, हमने कहा था कि जो H2O है ये ATP प्लस NADP में कन्वर्ट होता है ना। कैसे होता है? देखिए, जब ये H2O है ये एक्चुअली में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, किस में स्प्लिट हो जाता है ये H2O स्प्लिट हो जाता है H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स में, और O2 भी अलग हो गया। ठीक है, सो ये क्या होगी? दिस इज अ स्प्लिटिंग ऑफ H2O की स्प्लिटिंग होगी। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि देयर इज फोटोलाइसिस ऑफ H2O। ठीक है, अब क्या हुआ? जब ये स्प्लिटिंग हुई तो यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। अब ये जो प्रोसेस हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये प्रोसेस हुआ है इस थाइलाकॉइड, जैसे ये हमने बनाए हैं ना, सो इसके ये एक थाइलाकॉइड के जो मेम्ब्रेन है ना, इसमें होता है ये पूरा प्रोसेस। क्लियर? ओके, चलिए। अब उसके बाद जब यहाँ से ग्लूकोज बनना है, सो वो किस में होता है? स्टोमा, मतलब इस ये जो मैट्रिक्स है सारा इसमें होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? CO2 की प्रेजेंस में। बस ये याद कर लो कि CO2 के प्रेजेंस में ATP कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज। एक और चीज़ कि इस वाले पार्ट को जब H2O ATP में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जब ATP और ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तब हम उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। सो डन विद दिस। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैं अब लिखवा के ही बताऊंगी।
हमने कर लिए 7 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ये देखिए 7 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नाउ 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या है कि आपको बताने हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो एक प्रोकैरियोटिक सेल में आपको काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, जैसे प्लेंटी नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हम इसमें लिख सकते हैं। कुछ जो यूकैरियोटिक से डिफरेंट हो, क्वाइट डिफरेंट हो, वो वाली हम लिख लेते हैं। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके अंदर ऐसे बता देते हैं, जिसके अंदर मीजोफिल लेयर होती है एंड अगर म्यूसिलेज लेयर होती है, और अगर एक्सेसिव म्यूसिलेज हो जाए तो वो कैप्सूल बना लेता है। ठीक है, तो वो कैप्सूल बना लेता है, और जब कैप्सूल फॉर्म हो जाता है तो जो हमारा सेल है वो हाईली पैथोजेनिक हो जाता है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन की जो शॉर्ट में लिख लेते हैं, कि उसके अंदर जो इनफोल्डिंग होती है उसको हम कह देते हैं मीजोजोम। फिर आप इसके अंदर इसके फर्दर फंक्शंस भी बता सकते हैं जितने मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो कि इसके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो वेरी मेन पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये न्यूक्लियोइड होता है, या इसको मतलब इस पॉइंट को और एक्सप्लेन करते हुए कि बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियोइड ही होता है, इसका अनदर नेम है। ठीक है, फिर इसके पास और आप बता सकते हो कि नो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इधर वो नहीं होती, यूकैरियोटिक के अंदर होती हैं। ठीक है, और काफ़ी कुछ और आप इसमें लिख सकते हो कि इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। अच्छा, इसके अलावा और जो इससे भी अच्छा पॉइंट है कि इसके अंदर आपके पास mRNA होता है। mRNA मतलब, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो बल्कि, इसके अंदर पॉलीसोम्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स मतलब क्या, ये ऐसे जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं बाय mRNA, दिस इज mRNA, और ये जो है ये राइबोसोम्स अटैच है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है हमारा ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन। ये आपने वैसे 9th 10th में भी डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझा होगा। सो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को डिवाइड करना। ठीक है, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। सो उन्होंने कहा है कि ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर क्यों नहीं? क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे हैव plenty of cells which perform different functions। ठीक है, फिर आप इसमें ये बता दो कि जो सेल होता है वो टिश्यू फॉर्म करता है, टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करता है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है, और ऑर्गन सिस्टम फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है,
सो ड्यू टू दिस, इसकी वजह से आप कह सकते हो दैट multicellular organisms have division of labor. क्लियर? बेसिकली कहने का मतलब यही था, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को डिवाइड करना, डिवाइड करना, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं और जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद आप ये लिख दो, बेसिकली दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द मेन आंसर, कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे अंडरगो डिवीजन ऑफ लेबर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है 10th क्वेश्चन है, यस 10th क्वेश्चन में कहा है उन्होंने दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को उन्होंने कहा है कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो कैसे? सेल इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आपने लिखना है बिकॉज इसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि अगर सेल ही नहीं है तो लाइफ पॉसिबल है? नो, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज अब लिखो, नहीं ये लाइन में, बिकॉज चलो लिख लो कि विदाउट सेल, लिखिए आप भी साथ साथ में, बिकॉज विदाउट सेल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। एक आपकी एनसीईआरटी में भी लाइन है, बेसिकली उसका इजी वर्जन यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में है। जैसे उसमें एक लाइन है दैट एनीथिंग लेस दैन अ कंप्लीट सेल डजेंट इंश्योर एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल नहीं है तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब वो काम कर ही नहीं सकता, वो कुछ नहीं है फिर, ठीक है, वो कुछ नहीं है फिर। सो यही हमने एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगर सेल नहीं है लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आप इसमें और भी लिख सकते हो एज इट डज नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन से ही ये वाली लाइन लिखी है, क्लियर, एज इट डज नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। चलिए आगे आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स एंड स्टेट इट्स फंक्शन। सो न्यूक्लियर पोर्स से याद करो कि न्यूक्लियर पोर्स वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है। सो न्यूक्लियर पोर्स वर्ड आई थिंक हमने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियस में। जब आप न्यूक्लियस का डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ स्पेसेस हम छोड़ते हैं जिसको हम कह देते हैं न्यूक्लियर पोर्स, राइट। चलिए एक बार पहले डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं, यूज न्यूक्लियोलस। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये होता है न्यूक्लियर पोर, ठीक है, ओके। सो अब आपने बताना है कि ये जो न्यूक्लियर पोर है इसका काम क्या होता है। सो न्यूक्लियर पोर इट अलाउज द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। मतलब कुछ हमने कोई सब्सटेंस है वो सेल के बाहर है, उसको सेल के नहीं, न्यूक्लियस के बाहर है, उसको हमने न्यूक्लियस के अंदर लेकर जाना है, तो उसको ये सब काम करने में वो हेल्प करता है। सो आप इसमें लिखिए दैट न्यूक्लियर पोर हेल्प्स इन बाई-डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिकली आरएनए एंड प्रोटीन्स। समझ रहे हैं कि
बाय डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब अंदर भी जा सकते हैं बाहर भी आ सकते हैं, ऐसी मूवमेंट किसकी, आरएनए और प्रोटीन्स की। क्लियर? चलिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर कुछ क्लियर ना हो तो। आगे कर लेते हैं, मैं एक लाइन लगा लूँ, तब तक अगर आपको कुछ पेंडिंग है आप कर लीजिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिए 11th क्वेश्चन तक, हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। सो आता है 12th क्वेश्चन। वो कह रही है कि बोथ लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स दे आर एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स येट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शंस। कमेंट। तो वो कह रही हैं कि जो लाइजोसोम्स हैं और जो वैक्यूल्स हैं वो दोनों एक एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब क्या है, सबसे पहले आपको जानना है कि एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब कि उनका स्ट्रक्चर जो है सेम वेसिकुलर है। आप देखते हो जब आप डायग्राम बनाते हो तब आप लाइजोसोम भी ऐसे ही बनाते हो, वैक्यूल भी ऐसे ही कुछ बनाते हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, फिर भी उनका अलग अलग फंक्शन क्यों है, एज दे आर टू डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डेफिनेटली। सो उसके भी कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे आप लिखो ऐसे, आप लिखोगे ऐसे कि दो लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स they do have different functions like। सबसे पहले आप बताओ लाइजोसोम्स का, कि जो लाइजोसोम्स हैं दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग द सेल एन ऑर्गेनली। मतलब जो ऑर्गेनली, ऐसी ऑर्गेनली जो ख़राब हो गई है, ऐसी ऑर्गेनली जैसे सपोज माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ख़राब हो गई तो इसके आसपास में ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे पूरा कंप्लीट कर लो तो इसके आसपास जाके ऐसे इसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको पढ़ा है तो आपको पता होगा। सो दे हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द सेल एंड ऑर्गेनली। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली चीज़ों को डाइजेस्ट करने का इसका मेन काम होता है। ठीक है, डाइजेस्ट या इंजेस्ट वर्ड भी बेटर रहेगा वैसे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है वैक्यूल। वैक्यूल का क्या, वैक्यूल का ना, वैक्यूल का क्या काम होता है। वैक्यूल वैसे 3-4 टाइप्स के होते हैं, तो हम वो सारों के ऐसे ही लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं सैप वैक्यूल की बात करूँ तो वो एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, बट हम मेन वैसे लिखते हैं, रुको सैप वैक्यूल छोड़ा, मेन लिखते हैं। लाइक जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है दैट इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, है ना, ऐसा फंक्शन है। तो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लाइजोसोम्स। फिर एक क्लास में आपने गैस वैक्यूल पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ था कि दैट प्रोवाइड्स बेयोंसी, है ना। तो ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट फंक्शन है फ्रॉम द लाइजोसोम्स, है ना। फिर अगर मैं फूड वैक्यूल की बात करूँ सो इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड। सो बेसिकली मैं उस वर्ड को कर ही देती हूँ चेंज, डाइजेस्ट करने देता है फूड को। ये क्या कर रहा है, ये इंजेस्ट कर रहा है, इसको भी कंफ्यूजन हो जाएगी ऐसा। इट हेल्प्स इन इंजेस्टिंग द सेल। क्लियर। अब आता है 13th क्वेश्चन। वो कह रही है
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। ओके, सबसे पहले उन्होंने कहा है न्यूक्लियस, तो हम सबसे पहले डायग्राम ही बना लेते हैं, क्योंकि जब हम पहले डायग्राम बनाते हैं ना तो हमारे लिए स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम। इसको हम थोड़ा और अच्छे से इधर से ना, तो यहाँ से हम एक आर निकाल लेते हैं। चलिए, ये मान गया हमारा डायग्राम। अच्छा, हमने लेबल भी करना है, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ लेबल करो। तो लेबल करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा लेबलिंग के अंदर कि हम इसको पहले लिख देते हैं कि ये हो गया हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेसिक वाला बताते हैं सबसे पहले, फिर थोड़ा जो नहीं सुना होगा या शायद सुना होगा वो बताएंगे। तो पहले होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो आपका क्रोमैटिन हो गया, ठीक है। फिर ये जो मैंने बनाया दैट इज RER। ओके, इधर जो स्पेस है ये आपको पहले भी बताया है, न्यूक्लियर कोर होता है ये। और चलो अभी बाकी बताते हैं। सो बाकी में अच्छा, यहाँ पे इधर हमारा ना न्यूक्लियोप्लाज्म भी आता है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा बना ही देती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे ऐसे बड़ा होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपकी हो जाती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर जो ये होता है, जो लाइक बेसिकली ये जैसे मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई ना, इसके अंदर की जो ये वाली जो स्पेस है, ये वाली, इसको हम कह देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। और आई थिंक हो गया ना सारा। न्यूक्लियोलस पड़ा, रीड रह गया। सो न्यूक्लियोलस हो गया सारा। चलो, अब हमने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है ना। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाता है आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपने लिखना है कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन वो होती है रफ बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। फिर अपने आप आपको ऑटोमेटिकली जो दूसरा वो तो पता लग ही जाएगा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है स्मूथ बिकॉज ऑफ दैट इज़ बिकॉज ऑफ नो राइबोसोम्स। फिर उसके बाद आ जाएगा कि जहाँ पे ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स मीट, व्हेन द पॉइंट वेयर टू मेम्ब्रेन्स मीट, मेम्ब्रेन्स मीट, उसको हम कह देते हैं न्यूक्लियर कोर, ठीक है। इसका मैंने आपको फंक्शन बता दिया था, वैसे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है। फिर द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। मैं थोड़ा और अगर डिटेल में बताना हो तो मैं और भी बता देती हूँ कि जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है इसका कितना लगभग रहता है 10 to 50 नैनोमीटर्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म की जो बात हो रही है, सो न्यूक्लियोप्लाज्म
हम कह सकते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है। ठीक है, अब जो क्रोमैटिन है इसके अंदर क्या क्या होता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये बहुत बार आता है, इसको तो अच्छे से याद कर लो ये वाले पॉइंट को। ठीक है, फिर उसके बाद आई थिंक इतना सफिशेंट है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम से आपको कुछ याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा ही, मतलब हमने इतना डिटेल में नहीं किया हुआ पहले वाली क्लासेस में। अगर पढ़ चुके तो अच्छी बात है। सेंट्रोजोम क्या होता है, हमने एक डायग्राम भी इसका किया है। तो सेंट्रोजोम का डायग्राम मतलब एग्जैक्टली सेंट्रोजोम का नहीं, सेंट्रियोल का डायग्राम है वो। सेंट्रोजोम किसका बना होता है? बेसिकली सेंट्रोजोम डिप्लोसोम और काइनोप्लाज्म का बना होता है। अब डिप्लोसोम क्या होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो सेंट्रोजोम है वो डिप्लोसोम प्लस काइनोप्लाज्म का बना होता है। ठीक है जी। अब ये जो एक डिप्लोसोम होता है इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। समझ रहे हो? डायग्राम समझा देते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली। ये ऐसे एक सेंट्रियोल हो गया और ये ऐसे दूसरा सेंट्रियोल हो गया। ठीक है, फिर इसके आसपास ये हो गया आपका काइनोप्लाज्म। क्लियर? ये हो गया काइनोप्लाज्म इसके आसपास, और इस पूरे को हम कह देते हैं सेंट्रोजोम। ठीक है, वैसे तो यही डायग्राम होगा बट हम सेंट्रियोल का भी बनाएंगे डेफिनेटली। सो डिप्लोसोम हम क्या कह सकते हैं कि जब 2 सेंट्रियोल्स होते हैं ना वो बेसिकली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये देखो ना, ये ऐसे परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, सो इसलिए हम उसे कह देते हैं एक डिप्लोसोम। काइनोप्लाज्म क्या होता है, यही लिख देते हैं। काइनोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक एरिया। काइनोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड सेंट्रियोल्स। चलो अब डायग्राम बनाएं, इधर आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें क्या बनाना होता है, एक सेंट्रियोल का बेसिकली हम डायग्राम बनाने लगे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। सबसे पहले हमने बनाने होते हैं 9 ट्रिपलेट। वैसे तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं साथ साथ में ही दे दूँगी, अदरवाइज़ अगर एक्सप्लेनेशन लिखने लगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा ये। ठीक है, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। बाकी अगर जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन की वीडियो देख रहा है ऑफकोर्स उसने चैप्टर कर लिया होगा। सो ये आप देख लीजिए कि सेंटर में क्या होता है। सेंटर में होता है प्रोटोनीशियस हब। जब हम सीलिया फ्लैजेला की बात करते हैं तो वो अलग हो जाता है ये। चलिए, तो ये यहाँ पे हमारे बन गए। हमने 3-3 करके ऐसे 9 बनाने हैं ट्रिपलेट फाइबर्स। बेसिकली 9 ट्रिपलेट फाइबर्स हमने बनाने हैं। सो 1, पहले हम गिन लेते हैं 1 2 2। बस ये डायग्राम थोड़ा नीट बन जाए ताकि समझ भी लगे। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है डायग्राम। 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये बन गए हमारे 9। अब इनको हम ट्रिपलेट फाइबर्स भी बना देते हैं। ठीक है, सो अगर आपसे पूछें कि कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन अ सेंट्रियोल, ऑलवेज रिमेंबर ये सेंट्रोजोम का डायग्राम नहीं है, सेंट्रियोल का डायग्राम होता है। ठीक है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सॉरी ये थोड़ी स्पेस हो गई, इसको थोड़ा नीचे लेफ्ट कर सकते कोई ना। ठीक है, डन विद दिस। अब इसलिए कैसे कनेक्टेड होता है, ऐसे। ठीक है,
कैसे कनेक्ट किया बेसिकली मैंने इसको, ओहो एक गलत बना आई थिंक हमारा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे जाएगा, अब ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या बनाया है मैंने यहाँ पे, ये CA लिंकर बनाया है, ये जो चीज़ है। बाकी लेबलिंग एक बारी बाद में करेंगे ताकि एक और रिवीजन हो जाएगी। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हुए, टोटल हमने ऐसे 9 बनाए थे, फिर उसके बाद हमने 2 और ऐड किए, तो बेसिकली 9 है। और टोटल यहाँ पे देखो एक में कितने हैं, 3 है, तो कितने हो गए 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने बनाए हैं। ठीक है जी, चलो आगे देखें। ओके, अब यहाँ से हम इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो साथ साथ में बना लीजिए, बाद में देख के बनाएंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, समझ नहीं लगेगा पहले क्या बनाए, तो साथ साथ में बना लीजिए। क्लियर, ये मैं बाद में बताती हूँ क्या है। बेसिकली वैसे अगर देखा जाए तो इनको हम रेडियल स्पोक्स कहते हैं, रेडियल स्पोक्स। फिर यहाँ पे ऐसे सेंटर में ऐसे डॉट्स बनाइए हर तरफ, ठीक है, ऐसे सेंटर में बनाए डॉट्स, बना ली। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे डॉट्स बनाइए, थोड़ा सा बट ऊपर बनानी है ना, थोड़ा सा जो ये सेंटर वाली डॉट्स हैं इसे थोड़ा सा ऊपर बनानी है। फिर आपने इसको ना ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे ट्राइंगल्स बने, एक साथ ना हो, बस इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये हो गया। फिर उसके बाद इसको ना CA लिंकर के साथ ज्वाइन कर दो, जो डॉट्स है ना इनको आप ऐसे CA लिंकर के साथ ज्वाइन कर दो। क्लियर, ओके, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। चलो, तो ये हो गया A माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया B और ये हो गया C। ABC ऐसे ही आपने सब में लिखना है जब आप लेबलिंग कर रहे हो। तो ये ऐसे ऐसे सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। उसके बाद हमने बताना है कि ये जो है ना, जो बेसिकली आपकी रेडियल स्पोक पे आ रहा है वो होता है X, जो रेडियल स्पोक पे आ रहा है। सो मतलब क्या हुआ कि ये X है ना, तो ये वाला भी X होगा, समझ रहे हो, तो ये वाला भी X होगा। तो ऐसे ये सारे X हैं, हाँ ये गलत बना दिया, ये वाला, ये सारे क्या हैं, ये सारे X हैं। हाँ सही बना रही थी मैं, ये सारे क्या हैं, ये X हैं। और ये जो ऐसे करके ये ऐसे करके नीचे गोला है ना, इसका नाम होता है Y। तो ये Y है, ये Y है, ये Y है, ये Y है, ऐसे ऐसे ही सारे हो गए आपके Y। क्लियर, अब भी मैंने बता दिया था वैसे पहले कि ये क्या होती है, CA लिंकर होती है। और ये क्या है, ये रेडियल स्पोक, ठीक है। इसके बाद ना वैसे एक चीज़ रहेगी हमारी, थोड़ा मोटा कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे ना मेस्यूल्स बना लेते हैं, इनको हम कहते हैं मेस्यूल्स, ठीक है, इनको हम कहते होते हैं मेस्यूल्स। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीनिशियस, ठीक है।
इसको हम कहते होते हैं प्रोटीनेशियस हब। ओके, फिर ये जो है ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट फाइबर है। ट्रिपलेट फाइबर हो गए सारे। अब थोड़ी और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि 9 ट्रिपलेट फाइबर्स किस चीज़ के, माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं। वो किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, प्रोटीनेशियस हब के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ऐसी आपकी कितनी रेडियल स्पोक्स होंगी, ऑफ कोर्स ऐसी आपके पास 9 रेडियल स्पोक्स होंगी। गिनना है, गिन सकते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, सो 9 रेडियल स्पोक्स हो गए। अब रेडियल स्पोक्स के अंदर स्वेलिंग होती है, इसको हम स्वेलिंग कहते हैं, जिसका नाम होता है एक्स। और ये किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, ये कनेक्टेड होती हैं ऐसे वाई के साथ। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने लिख दिए थे 9 × 3 दैट इज़ 27। और ये कैसा आपको बेसिकली स्ट्रक्चर लगता है, इसका हमने नाम रखा होता है कि ये कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम मैंने बता दिया कि ये ए बी एंड सी होते हैं। इसके अंदर ना प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। प्रोटोफिलामेंट्स कैसे हैं, मतलब पहले के अंदर 13, फिर अगले के अंदर 10, फिर अगले के अंदर 10। रीज़न ये देखो, ये पूरा है, ये पूरा रहता है, फिर इसके पीछे हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, सो इसके टोटल 13 है, इसके अंदर 10 है और ये 3 इधर से लेता है, फिर अगेन इसके अंदर 10 है और 3 ये इधर से लेता है। सो इसलिए हम ऐसे प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं 13 10 10। ठीक है, आप लिख सकते हो कि दैट द triplet fiber has microtubules A, B and C which contains protofilaments 13, 10 and 10 respectively, where B and C share 3 protofilaments with A and B। मतलब जो B है वो A के साथ 3 प्रोटोफिलामेंट्स ज्वाइन करता है, और जो C है वो फिर B के साथ C है वो B के साथ 3 प्रोटोफिलामेंट्स को कंबाइन करता है। फिर लास्ट में रह गया मेस्यूल्स। सो जो मेस्यूल्स हैं वो सेंट्रियोल की आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और किस में हेल्प करते हैं, ये सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रियोल की जब डुप्लीकेशन करनी है सेल डिवीजन के अंदर तो मेस्यूल्स उसमें हेल्प करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इट वाज अ क्वाइट बिग क्वेश्चन। आगे आता है 14th क्वेश्चन, लास्ट रह गया तो मैं लाइन नहीं लगा रही, ऐसे ही कर लेते हैं। तो चलो लगा लेते हैं, लाइन भी नीट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर आखिरी क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ अ सेंट्रोमियर, हाउ डज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सपोर्ट योर आंसर विद द डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। सो सबसे पहले वो कह रही हैं कि एक सेंट्रोमियर क्या होता है। सो आपने इसको बताना है कि क्रोमैटिन जब आप बताते होते हो ना, तो क्रोमैटिन जब आप बनाते हो, क्रोमोसोम बनाते हो, सॉरी क्रोमैटिन नहीं क्रोमोसोम बनाते हो। सो ये देखो यहाँ आपने ऐसे आप 2 क्रोमोसोम बना, अच्छा नहीं बनेगा। सो ये आपने ऐसे क्रोमोसोम बनाया। सो इसको हम कहते हैं, सबसे पहले आप बताओ कि ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। ओके, इसको हम इरेज ही कर देते हैं, इसे बना लेंगे। चलो, तो ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर आप उन्होंने पूछा कि क्या होता है। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर की यही डेफिनेशन होती है कि ये होता है पॉइंट ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब वो कह रही हैं कि जैसे ही जो पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर है
वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बनाता है। कैसे? जैसे देखो, देखिए ज़रा, ओहो ये क्या हो गया। हाँ जी, तो अब जैसे मैं बनाती हूँ 4 टाइप्स। जैसे ये मैंने बनाया सेंट्रोमेयर, मैंने चारों में 4 टाइप्स हैं इसके, मैंने चारों में सेंट्रोमेयर बनाया। ठीक है, अब ये अलग अलग हैं, बट कैसे? जैसे देखो, ये तो अभी जैसे नॉर्मल एक बनाते हैं, ठीक है। एक ये बनाया मैंने, ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, ठीक है। फिर ये एक मैंने दूसरा बनाया, ठीक है। क्लियर? फिर एक तीसरा मैंने बनाया, ओके। और एक मैंने बना दिया चौथा। अब ये सारे अलग अलग है ना, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है और ये Q है, क्योंकि P तो ख़त्म ही हो गया। अब इस केस में क्या है, इस केस में P इक्वल्स टू Q है। जब P Q के इक्वल होता है तब हम उसको कहते होते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। फिर जब P जो होता है वो छोटा होता है Q से, उसको हम कहते होते हैं सबसेंट्रिक। फिर जब P बहुत ज़्यादा छोटा होता है Q से, उसको हम कह देते हैं एक्रोसेंट्रिक। और जब होता ही सिर्फ Q है, मतलब P ख़त्म हो गया, उसको हम कह देते हैं टेलोसेंट्रिक। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर नीचे लिखनी है हम लिख देते हैं। सो इसमें क्या है, सेंट्रोमेयर पोजीशन अगर आपसे पूछे तो उन्होंने कहा ना पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर बताओ, तो सेंट्रोमेयर एट द सेंटर इधर क्या है, सेंट्रोमेयर स्लाइटली फार फ्रॉम सेंटर। इसमें क्या है, सेंट्रोमेयर वेरी फार फ्रॉम सेंटर। टीलोसेंट्रिक में क्या है कि सेंट्रोमेयर है ही टिप पे, सेंट्रोमेयर एट टिप। इसको हम ना वैसे टेलोसेंट्रिक के फॉर नॉलेज टर्मिनल सेंट्रोमेयर भी कहते होते हैं। सो इधर आपका हुआ एंड, and thank you for watching the video.